कक्षा 8 पाठ 1। पाठ का नाम है ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1961 में हुई। निराला जी का कवि परिचय। निराला जी जन्म 11 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की हैं। इनका काव्य संग्रह है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। इनके लिखे उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली, भाट आदि हैं। इनकी परिमल, अप्सरा ये किताबें दिख रही हैं स्क्रीन पर, ये इनके प्रसिद्ध हैं। पाठ प्रवेश। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानव संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण चित्रित हुआ है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है, ये दिखाया गया है। देखिए पहला छंद इसका, अभी न होगा मेरा अंत। अंत मतलब समाप्ति। कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी जीवन में जो अमृत रूपी वन रूपी यौवन आया है, जो एक नई जागरूकता आई है, नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है, इसलिए कवि कह रहा है कि अभी अभी तो आया है, यानी कि अभी अभी मेरे में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, इस वजह से अभी मेरा अंत नहीं होगा। मेरे वन में मर्दुल कोमल, मर्दुल का मतलब है कोमल, बसंत यानी फूल खिलने की ऋतु है, उसे बसंत ऋतु कहा गया है। तो अभी बसंत ऋतु है जिसमें पेड़ों पे भी नए पत्ते आए हैं। तो मेरा जो जीवन है उसमें जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मैं देश के युवाओं को चुस्त और जागरूक बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का संचार सकारात्मक ढंग से करूंगा। देखिए इसका प्रसंग है। जब हम इसकी व्याख्या करें तो हमें इस तरह से व्याख्या करनी है, प्रसंग लिखना है इसका, कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। देखिए इसका भावार्थ, कि इसकी व्याख्या जब हम करें तो कैसे करनी है। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी जीवन के अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, अतः उनका अंत अभी नहीं होगा। देखिए कवि जो अपनी नई ऊर्जा है, उनके जीवन में जो एक नया मोटिव आया है, उसको पूरा करने के लिए कवि कह रहा है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मेरा अंत नहीं होगा। जब तक मैंने जो ठाना है, देश के युवाओं को चुस्त और जागरूक बनाने की जो योजना बनाई है, जब तक मैं पूरी नहीं कर लेता तब तक मेरा अंत नहीं होगा। इस व्याख्या के माध्यम से ये पहला पद था कवि का। और ये जो अपना पाठ है, पाठ 1 ध्वनि, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी साहब हैं। इस पाठ का सारांश देखिए कुछ इस तरह है कि ध्वनि नामक इस कविता में कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से कवि ने देश के युवाओं को चुस्त और जागरूक बनाना चाहा है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज प्रकट हुई है। कवि की इच्छा है कि देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर सके। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हुआ है। उसके जीवन में आने वाला बसंत सुकुमार है, यानी कि नया है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, कलियां खिलकर पुष्प बन जाती हैं,
प्रकृति में मृदुलता एवं कोमलता छा जाती है, उसी प्रकार उसके जीवन में खुशियां भर गई है। कवि प्रभात काल में अलसाई कलियों पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें भी प्रातः काल का संदेश देना चाहता है। देखिए, पेड़ पौधों के माध्यम से कवि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहता है। स्वयं कवि अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुक्त करना चाहता है। वह युवाओं में व्याप्त निराशा, आलस्य की भावना को खींचकर अलग कर उनमें उत्साह भर देना चाहता है। कवि पूरी तरह सकारात्मक भावों से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है और इससे युवा आने वाले लंबे समय तक अच्छे कार्य करते रहेंगे। कवि अपने जीवन के अमृत अर्थात कर्तव्य भावना तथा सौंदर्य को बसंत में फैले सौंदर्य की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। इसीलिए कवि बार बार ऐसा लगता है कि उसके जीवन का अंत अभी निकट में नहीं होने वाला है। कवि जीने के प्रति आशावादी और कर्तव्य की भावना से भरपूर है। अपने कर्तव्य को कवि जानता है। अब ये देखिए अपना पाठ ध्वनि, इसमें है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। पहले पद का बताई दिया। दूसरा पद है हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, यानी अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है जिससे सभी पत्ते हरे हो गए हैं। बसंत के आगमन से पत्तियां प्रकृति हरी भरी हो गई हैं, कलियां खिलकर पुष्प बन गई हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि स्वप्न भरे कोमल 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 हाथों को, देखो अपना ये कवि दूसरे पेरे का बता दिया है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं, यानी कवि कह रहा है कि स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों की प्रभात के आने से पहले ही संदेश देकर उन्हें जगाना चाहता है। देश के युवाओं की तरफ इशारा किया गया है और द्वार दिखा दूंगा उनको, है मेरे यहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि प्रत्येक पुष्प का आलस दूर कर उसमें खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। ये इसके प्रश्नोत्तर हैं। देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों होता है कि उसका अंत नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए होता है कि कवि के मन में एक नई ऊर्जा और जोश है जो काफी नवीन कार्य करने के लिए युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उभारना चाहता है, इसलिए कवि को ऐसा लगता है। दूसरा प्रश्न है फूलों की को अनंत तक विकसित करने की कवि कौन कौन से प्रयास कर रहा है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन खिले हुए फूल बनाना चाहता है और उनमें बसंत आने तक उनको ऊर्जावान बनाए रखना चाहता है। बसंत के स्पर्श से वो फूल खिल जाएंगे और फूलों के आलस्य को हटाकर उनमें नव जीवन अमृत से खींचना चाहता है। पुष्प की निंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए कवि क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्प की निंद्रा और आलस्य हटाने के लिए अपने कोमल कोमल हाथों से उन्हें जगाना चाहता है और उन्हें चुस्त, प्राणवान, आशावान और पुलकित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और मनोहर बना दें। कवि नींद में पड़े हुए देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए उसने एक नया उत्कर्ष स्वप्न जगा दिया है और उनका आलस्य दूर करने के उनका आलस्य दूर भगा देगा और उत्साह का संचार करेगा। कवि देश के युवाओं के लिए ये सकारात्मक कविता लिखी है। चौथा प्रश्न है बसंत के ऋतुराज क्यों कहा गया है। बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी ऋतुओं का ये राजा है और ऋतु में प्रकृति के यौवन होता है, यानी जो पतझड़ ऋतु में जो पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु में नए पत्ते आ जाते हैं, इसलिए इसको कवि ने ऋतुराज का है। हर सभी ऋतुओं का राजा कहा गया है क्यों बसंत ऋतु में पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, बरसात का मौसम रहता है और चारों तरफ हरियाली रहती है। तो कवि की ये जो कविता है ध्वनि, इसमें बसंत ऋतु को ही कवि ने
चुना क्योंकि बसंत ऋतु सब ऋतु की राजा है और एक सकारात्मक ऊर्जा लाने के प्रति उत्साहित करती है मन को। और सभी, चाहे वो पेड़ पौधे हों या प्रकृति हो, चाहे मनुष्य, सभी के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए बसंत ऋतु उपयुक्त है। इसीलिए इन्होंने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। आपका 5वां प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और त्योहारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, बसंत ऋतु में समय फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों में बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में होता है और इस अवधि में 2 महीने होते हैं जिनमें बसंत ऋतु आता है और मार्च अप्रैल में होली आती है, साथ में